We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर घातक हमला कर रहे हैं। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान को निशाना बनाया। इजराइल की स्ट्राइक में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी टारगेट करने की कोशिश की है। इजराइल और ईरान में भीषण जंग से मिडिल ईस्ट में बिगड़े हालात। ईरान पर इजराइल ने फिर किया घातक हमला। इजराइल के मिसाइल अटैक से ईरान दहला। इजराइल ने तेहरान समेत कई शहरों को बनाया निशाना। आईडीएफ की स्ट्राइक से ईरान में भारी तबाही हुई है। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। देर रात ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल्स के जवाब में इजराइल ने घातक प्रहार किया। लगातार दूसरे दिन इजराइल के हमलों से तेहरान में हाहाकार मच गया। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के अटैक से ईरान में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। तेहरान में एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका सुनाई दिया। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को भी निशाना बनाने की कोशिश की। इजराइल ने खामेनेई के घर और राष्ट्रपति भवन को टारगेट कर अटैक किया। हालांकि ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इजरायली हमले को नाकाम करने का दावा किया है। आईडीएफ ने ईरान के अज़दाबाद मिसाइल लॉन्चर साइट पर सटीक एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि देर रात ईरान ने इसी साइट से इजराइल की सीमा में मिसाइल्स दागी थी। इसलिए इजरायली एयरफोर्स ने टारगेटेड अटैक कर इस ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल की बमबारी के बाद अज़दाबाद मिसाइल लॉन्चर साइट से धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया। इजराइल ने ईरान के अंदर कई परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि ईरान की न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स के खतरे को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। इजराइल ने सेंट्रल ईरान में एक फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया, साथ ही कई न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, इस्फहान न्यूक्लियर साइट, पर्चिन न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाया है। पर्चिन में न्यूक्लियर बेस पर हुए लेटेस्ट विस्फोट से भारी नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। इजराइल ने साफ किया है कि ईरान में किसी भी न्यूक्लियर साइट को छोड़ा नहीं जाएगा। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च करने का मकसद भी यही है। ईरान में न्यूक्लियर साइट पर किए गए अटैक के बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया है कि नतांज में कुछ केमिकल और रेडियोलॉजिकल लीक शुरुआती स्टेज में हुआ है, जिसे आसानी से काबू किया जा सकता है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन AEOI ने दावा किया कि साइट को केवल सतही नुकसान हुआ है, कोई रेडियो एक्टिव और रासायनिक रिसाव नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के ज्यादातर न्यूक्लियर ठिकाने सुरक्षित हैं, लेकिन बाहरी ढांचों को नुकसान हुआ है। इजराइल के हमलों को लेकर ईरान ने UN में कड़ा रुख दिखाया और अमेरिका पर भी निशाना साधा। ईरान ने इजराइल के कदम को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया। ईरान पर इजराइल के स्ट्राइक के कई शहरों में हालात बिगड़े हैं। इजराइल ने पश्चिमी ईरान के हमादान प्रांत में नहावंद शहर के पास एक रडार बेस को भी निशाना बनाया है। इजरायली एयरफोर्स के सटीक हमले में रडार साइट पूरी तरह तबाह होने का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने जंजन शहर में ईरान सेना की 216वीं बख्तरबंद ब्रिगेड पर हमला किया। इस हमले में भी भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। नेतन्याहू के तेवरों से साफ है कि इजराइल फिलहाल रुकने के मूड में नहीं। मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट में हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। वार पलटवार वाली इस जंग में कितनी तबाही होगी, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। मगर इतना तय है कि ईरान और इजराइल की जंग ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आप पहले ये भी जानिए कि पिछले 2 दिन में ईरान में कहां-कहां पर हमले हुए हैं और कितना उसे नुकसान हुआ है। तो पहले आप तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर है ये है तबरीज मिसाइल बेस की, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है और अब इसका हश्र ऐसा है। यानी पहले कैसा था और अब इसका हश्र क्या हो चुका है, ये तस्वीर साफ तौर पर बता रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जो है देखिए, पहले इस पूरे मिसाइल बेस को ध्वस्त करने में ईरान पर इजराइल की जो भीषण एयर स्ट्राइक है उसका नमूना आप देख रहे हैं। इसमें आप एयरपोर्ट भी देखेंगे, इसमें आप देखेंगे मिसाइल लॉन्च साइट भी आप देखेंगे, इसमें न्यूक्लियर जो ठिकाना था ईरान का उसे भी आप देखेंगे। और कैसे पहले यहाँ पर सब कुछ आपको देखिए, साइट्स नजर आ रही होंगी, बेस नजर आ रहे होंगे। और अब ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, तबरीज मिसाइल बेस ध्वस्त जो हुआ है उसी की तीसरी तस्वीर अभी दिखा रहे हैं आपको हम। ये जो पूरा इसका सेंटर था ना, वो यहाँ आपको नजर नहीं आएगा। पूरी तरह से इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें हैं जिनके जरिए ये पता लगता है कि इजराइल के जो हमले हैं वो कितने टारगेटेड है। और अब ये समझिए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकाने कौन कौन से, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कतर है, कतर में अल उदीद एयर बेस दोहा के पास ये पड़ता है। क्या ईरान इस पर हमला कर सकता है, सवाल ये बना हुआ है। तो क्यों अहम है ये? मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है ये। इसके अलावा जो बेस है उसके बारे में भी आप जानिए। लेकिन पहले ये अहम इसलिए है क्योंकि 11,000 अमेरिकी और गठबंधन सैनिक यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा कतर की जब बात करते हैं, कैंप अस सियालिदा दोहा के पास ये पड़ता है, सियालिया। और क्यों अहम है? बख्तरबंद ब्रिगेड के लिए साजो सामान और सप्लाई करता है। ये सप्लाई का केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। कुवैत में कैंप है, कैंप अरिफजान। ये जो है ये प्रमुख लॉजिस्टिक्स और कमांड हब है यहाँ पर। और इसकी जो अहमियत क्यों खास है? क्योंकि क्षेत्रीय सैन्य संचालन के लिए ये सप्लाई और समन्वय केंद्र है। यहाँ पर ही तमाम जिस तरह की सप्लाई होती है, कैसे यहाँ पर रणनीति तय होती है। कुवैत की बात करेंगे, अली अल सलेम एयर बेस है यहाँ पर। इसकी क्या महत्वता है, ये क्यों अहम है? एयरफोर्स और आर्मी परिवहन के लिए ये बहुत बहुत उपयोगी है। कैंप ब्यूरिंग उत्तरी कुवैत,
इसकी क्या अहमियत है, ये क्यों अहम हो जाता है, ये समझ लीजिए। सैन्य प्रशिक्षण और तैनाती सब कुछ यहीं पर होता है, फिर ये डिप्लॉयमेंट होता है यहाँ से, फिर अल जफरा एयरबेस अबू धाबी यूएई, यानी इसकी अहमियत क्या है, ये खुफिया जानकारी और युद्ध वायु संचालन के लिए राजनीतिक अड्डा बना हुआ है, इसीलिए इनकी महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सोचिए कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, इनका जो लोकेशन है वो कितना महत्वपूर्ण है, और इसी को लेकर कई सवाल हैं जो जहन में आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो गोलीबारी हो रही है, बमबारी जो हो रही है आसमान में मिडनाइट में, इसे आप कैसे देख रहे हैं, इजराइल के एक्शन को भी और ईरान के रिएक्शन को भी? देखिए, ये जो कहानी आपने बहुत अच्छे से बताई, यूएस के अड्डे, ईरान के अड्डे, इजराइल ने क्या किया, ईरान क्या क्या कर रहा है, ये इमीडिएट एक ही दिन में डेवलप होने वाली सिचुएशन नहीं है। ये बहुत समय से चला आ रहा है। जब से इजराइल और हमास की आपस में लड़ाई शुरू हुई, ईरान के जो 3 प्रॉक्सीज हैं, लेबनान के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर और यमन के अंदर, जो तीनों मिलकर के इजराइल को तंग कर रहे थे, इन्होंने, इन सब के पीछे ईरान था। इसके चलते और अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट के चलते इजराइल इन तीनों से लड़ता रहा। लेकिन मुद्दा तब भी ये था, इजराइल चाहता था कि इनको सपोर्ट करने वाले बेस ईरान को तहस नहस किया जाए। इसी दौरान अमेरिका को यह मौका मिल गया कि जी ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब भी तैयार कर रहा है, और अगर तुरंत नहीं रोका गया तो वो 9 बॉम्ब अभी तैयार कर सकता है जी। इसको चलते हुए IAEA एक्टिव हो गया, नाटो एक्टिव हो गया, यूएन का न्यूक्लियर एजेंसी एक्टिवेट हो गया। उनके तो रफाल ग्रोसी साहब ने कहा भी कि इस सब को तुरंत रोकना होगा। इसके चलते फ्रांस और यूके ये भी इजराइल और अमेरिका की तरफ हो गए। यानी आप देखिए कि पूरे वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर पहले सिर्फ हमास और इजराइल के बीच में था, या हिजबुल्लाह और यमन के शामिल था, अब पूरे वेस्ट एशिया को ले लिया है। जॉर्डन शामिल हो गया है, इराक शामिल हो गया है, और ईरान तो भुगत ही रहा है। दूसरी तरफ अगर आप ईरान को देखें तो ईरान के साथ समर्थन में कौन है? पहले रूस और चीन थे, उन्होंने अभी भी ओपनली कुछ बोला नहीं है। चीन ने क्रिटिसाइज किया है, शांति के लिए बोला है, लेकिन याद रहे ईरान ने रूस को फतेह मिसाइल प्रोवाइड किया था, ड्रोन सपोर्ट प्रोवाइड किया था यूक्रेन के लिए। तो अभी वक्त है कि शायद रशिया और चाइना ईरान के सपोर्ट में बोले। ऐसे हालात के अंदर ईरान के पास बहुत कम ऑप्शंस रह जाते हैं। तो जो इजराइल के एक्शंस हुए, उनके 6 मिलिट्री एयरबेस ध्वस्त हुए, इनके 6 साइंटिस्ट मारे गए, मिलिट्री सारे कमांडर्स मारे गए। सर, लेकिन अगर आप रूस और चीन की बात कर रहे हैं तो दोनों जितने ताकतवर देश हैं, उनका अगर सपोर्ट खुलकर मिल भी जाता है, मान लीजिए सिर्फ रूस का मिल जाता है जैसे आप बात कर रहे थे, तो ईरान उसमें भी फुदकेगा, उसके लिए भी वो होगा कि भाई रूस मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि पुतिन और ट्रम्प का आमना सामना हो रहा है, तो यहाँ पर वो उसका फायदा भी उठा सकता है। मैं चाहती हूँ उस पर भी आप बात करें। और दूसरी बात ये सर कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से कल ही ये साफ कर दिया गया था कि इजराइल के किसी भी एक्शन में हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन बैकडोर से जो वो रणनीति बना रहा है, क्या ये उसी का भाग था? क्योंकि मेरे पास समय कम है तो मैं अपने सवाल जल्दी और आप इसमें जोड़ती जा रही हूँ। सर, जॉर्डन के बारे में आपने बताया, जॉर्डन की भूमिका हमने देखी, और वहीं ट्यूनीशिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। सर, उन्होंने ये कहा कि ये तो संप्रभुता पर हमला है जो इजराइल कर रहा है ईरान के साथ। जी, ये आपके 3 सवाल है, तीनों सवालों को मैं पहले बारी बारी से लेता हूँ। रूस अगर अभी इसके अंदर ईरान की सपोर्ट में आता है तो रूस पर नाटो ने अभी लेटेस्ट सैंक्शन लगाए हैं। ईरान ऑलरेडी बुरी हालत के अंदर है। ये दोनों मिलकर के भी अमेरिका, इजराइल और नाटो की ताकत के सामने ओवरऑल कमजोर पड़ते हैं। और इसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि ईरान में सत्ता बदली का समय आ गया है कि ये लोग मिलकर के अभी पूरी सत्ता बदली कर देंगे। जी। दूसरा सवाल जो आपने किया कि इजराइल इसके साथ मिलकर के ईरान पर अटैक कर रहा है और क्या रोल होगा, तो वंस अगेन ईरान अभी इस पोजीशन में नहीं है। जितना उसके पास असला है वो फायर कर रहा है। कोई मुझे प्लान्ड अटैक्स नजर नहीं आते, सिवाय कि सिविलियंस के कुछ लोकेशंस में ईरान ने हमला किया, वहां नुकसान हुआ। बदले में इजराइल का मोसाद का एक्टिविटी, उनका एयरफोर्स का एक्टिविटी, और जो छद्म वॉर अमेरिका लड़ रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।